हाँ जी, क्या टेस्ट ले लेते हैं, मसला ही कोई नहीं, टेस्ट तो टेंशन ही कोई नहीं। ले, आप कहा तो है हर हफ्ते टेस्ट होगा, तो बता दिया, तो जो पढ़ा है वही पढ़ेंगे, अब बायो थोड़ी पढ़ेंगे। हाँ तो ले, जो टॉपिक चला उसी का टेस्ट होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। हाँ अच्छा, लेकिन सर अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ चैप्टर ये। बस वो बन गया ना, आप लोगों का ऑपरेशन कर रहा हूँ। कौन सा? सारे ये लो जी। अच्छा जी बच्चों, हमने सवाल शुरू किया था कौन सा, बाइनरी लिमिटेड का। बाइनरी लिमिट का सवाल खत्म हो गया था। अच्छा जी बच्चों, ये सवाल आपने 3 दफा करना है। कितनी दफा करना है? 3 दफा। अब सुनिएगा कैसे कैसे। बच्चों, इस सवाल में FIFO मेथड डिस्कस हुआ है। कौन सा मेथड? अगर यहाँ पे वेटेड एवरेज लिखा होता तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कुछ और आती। ऐसी तो एक तो ये सवाल आपने ऐसे करना है कि ये वेटेड एवरेज अगर लिखा होता तो कैसे होता। एक तो आपने ये सवाल ऐसा करना है। दूसरा, क्या आपको पता है कि 1,34,000 यूनिट बने थे सी के, लेकिन उस 1,34,000 में से 1,28,000 यूनिट यूज हुए थे जी के लिए, ऐसी, और 96,000 यूनिट बने थे किसके? जी के। तो 1,28,000 में से 96,000 यूनिट बने थे किसके? जी के। और 8,000 यूनिट बने थे किसके? वी के। नहीं, 8,000 किधर लिखे हैं? ये तो नहीं है, वी के ये लिखे हुए हैं, ये वाले याद है। 1,28,000 में से 96,000 यूनिट कौन से बने हैं? जी के। और 8,000 यूनिट किसके बने? वी के। तो बच्चों वेस्ट कितने हुए? हाँ जी, वेस्ट कितने हुए? 24,000 यूनिट वेस्ट हुए। ऐसी सोच लो, और बोलो तो सही। 24,000 यूनिट वेस्ट हुए। और हमने, अगर क्वेश्चन साइलेंट था तो हमने अज्यूम किया था, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन अज्यूम दैट एनी लॉस इज, हमने अज्यूम किया था कि ये नॉर्मल लॉस। ठीक हो गया। और हमने क्या किया था बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने निकाली थी जरा प्रोडक्ट्स जी की, वो क्या निकली थी, कुछ याद है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने निकाली थी 3742,800। इसको किस पे डिवाइड किया था? 96,000 पे। 96,000 पे क्यों डिवाइड किया था? क्योंकि गुड यूनिट हमारे 96,000 थे। 1,28,000 में से हमने क्या किया था? 8,000 को माइनस कर दिया था। 8,000 कौन से? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट हमने यहाँ से माइनस कर दिया, ऐसी। तो बच्चों हमने इस टोटल कॉस्ट को किस पे डिवाइड किया? 96 पे। 96 पे क्यों डिवाइड किया? 1,20,000 पे नहीं होना चाहिए था? सोचो, 1,28,000 में से 8 माइनस करें 20 आता है, तो 96 पे क्यों डिवाइड किया? हमारे गुड यूनिट 96,000 थे, उस पे डिवाइड किया। तो बच्चों क्या मेरी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई होगी? अगर मैं 1,20,000 पे डिवाइड करता तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आती। तो ये बात समझ आ रही? बच्चों जब मैंने 96,000 यूनिट पे डिवाइड किया तो क्या मैंने अपनी पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा लिया? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मल लॉस इज
चार्ज्ड टू गुड यूनिट्स, क्या ऑटोमेटिकली जब मैंने डिनोमिनेटर पे छोटी वैल्यू को रखा तो मेरा आंसर बड़ा आया और मेरे 24,000 यूनिट जो नुकसान हुए वो ऑटोमेटिकली गुड यूनिट्स को चार्ज हो गया। अब अगर सवाल में ये लिखा हो कि जो लॉस हुआ है 24,000 यूनिट का वो अब नॉर्मल लॉस है, कौन सा लॉस है? तो बच्चों मैं इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को 96,000 पे डिवाइड करूंगा या 1,20,000 पे डिवाइड करूंगा? अब मैं 1,20,000 पे डिवाइड करूंगा तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। ऐसी है, जरा करके देखते हैं। इफ लॉस ऑफ 24,000 यूनिट्स is assumed to be abnormal loss, then तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो वही होगी, कितनी? 3724 3724800, ये तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो वही रहेगी। लेकिन अब ये किस पे डिवाइड होगा? 1,20,000 पे डिवाइड होगा। ठीक हो गया? तो आंसर क्या आएगा? 31 पॉइंट। बच्चों आप देख रहे हो कि कॉस्ट कम हो गई है, पहले क्या आ रही थी? 38, अब क्या आ रही है? 31। तो अब बच्चों मुझे बताओ गुड यूनिट्स को कितनी कॉस्ट जाएगी और जो यूनिट जाया हो गए, अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स, गुड्स यूनिट है 96,000 kg और अब नॉर्मल लॉस यूनिट है 24,000 kg। क्या गुड यूनिट्स को भी 31.04 और अब नॉर्मल लॉस यूनिट को 31.04 लगेगी? गुड यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2,979,840 और अब नॉर्मल लॉस 744,960। क्लियर है बच्चों? अब मेरी 96,000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2,979,840 होगी। सोच लो। और ये जो मेरा लॉस है क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट? सोचो जरा बच्चों, ये 2,979,800 क्या आपको लगता है कि यहां पे जाना चाहिए था? यहां पे सोचो जरा। कल हमने इसको 3,724,800 यहाँ पे लिखा था, ऐसे ही। अगर हम उसको नॉर्मल लॉस मानेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना। मेरा ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा या मेरा लॉस कम हो जाएगा? और मेरा जो क्या कहते हैं अब नॉर्मल लॉस का नुकसान होगा, क्या वो सेलिंग एंड एडमिन के अंदर या उसके नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगा? ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और बच्चों जब मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कम हो जाएगी? मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3,88,000 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आई है कि नहीं आई? तो ये सवाल आपने घर जाके करना है। क्या करना है? 2 दफा सवाल को करना। पहला सवाल ये है कि फाइफो अज्यूम करके ही करें, लेकिन नॉर्मल लॉस की बजाय क्या अज्यूम करें? अब नॉर्मल लॉस। दूसरा सवाल ये है कि वेटेड एवरेज अज्यूम करके सवाल करें और नॉर्मल लॉस को नॉर्मल ही रहने दें। फिर अगला क्या है कि वेटेड एवरेज अज्यूम करके करें लेकिन नॉर्मल लॉस को अब नॉर्मल लॉस के तौर पे करें। स्टोरी समझ आ गई है? तो एक सवाल 3 दफा कर लेंगे, हर तरीके से आपको जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट समझ आ जाएगा। बजाय इसके कि आप 10 नए सवाल करें, आप एक सवाल को 3
डिफरेंट तरीकों से कर लें, आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा जी, ये सवाल देखो बच्चों, मसला ये है कि सवाल सबसे ज्यादा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबरों का सवाल आया, तो इसमें वेरिएशन हो सकता है। आई कि आप इसी सवाल को उठाए, वैल्यूज को चेंज करें और जस्ट FIFO की जगह वेटेड एवरेज लिख दे या नॉर्मल लॉस की जगह नॉर्मल लॉस लिख दे। ये सबसे बड़ा लेंथी सवाल हिस्ट्री में जो आया है, ICAP की हिस्ट्री में 19 नंबर का आया है। क्या ये बात सुन लगी है? तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। आल्सो सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय वेटेड एवरेज, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। प्लैटिनम लिमिटेड manufactures two joint products alpha and beta and a by product zeta from a single production process. Following information is available from PL's records for the month of February 2012. बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कितने किलो यूज हुआ? 25,000 किलो। कितने रुपए पर किलो? क्या आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा? जरा बताइएगा। 6,25,000 रुपीज खर्चा आया। क्या ये बात समझ आ गई? बच्चों डायरेक्ट लेबर यूज हुआ है 15 पर आवर और डायरेक्ट लेबर का ये टोटल बिल है 4,32,000। क्या आप मुझे आवर्स बता सकते हैं? 28,800 घंटे। सोच लो, ये 28,800 घंटे कहां से आया? सिंपल डिवाइड किया 4,32,000 किस पे? 15 पे। अब अगला पॉइंट, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रोसेस लॉस। क्या वो खुद मुंह से कह रहा है कि नॉर्मल लॉस है? कितने परसेंट? 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस पूरे सवाल को पढ़ लें, इसमें किसी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं की गई। क्या ये बात समझ लगी है? इसका मतलब ये हुआ कि जितना मटेरियल परचेज किया हुआ है उतना ही कंज्यूम हुआ पड़ा। तो 25,000 का 20% ले लेंगे, क्या मैं कह सकता हूं 5,000 kg मेरा नुकसान हो गया? ये बात भी समझ आ गई? आगे चलते हैं। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट एट ए रेट ऑफ 10 पर डायरेक्ट लेबर आर। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? बिजली, फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल, जो कुछ भी इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं ओवरहेड। तो बच्चों वो कहता है ओवरहेड किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है? अगर 1 घंटा लेबर काम करती है तो 10 रुपए की बिजली यूज होती है। क्या वो ये कहना चाह रहा है? सोचो जरा। तो लिहाजा जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने घंटे फैक्ट्री के खर्चे आएंगे। लेबर काम नहीं करेगी, फैक्ट्री के खर्चे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि लेबर काम करेगी, बिजली ऑन होगी। स्टोरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बच्चों FOH या ओवरहेड्स टोटल क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, ये इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्ट लेबर की देखें, डायरेक्ट लेबर का पर आवर कितना पे कर रहे हैं? लेबर को तो 1 घंटे का कितना पे हो रहा है? 15 रुपए। वो 15 रुपए लेके घर जा रहा है। 10 रुपए क्या है? जब वो काम करते हैं तो बिजली इस्तेमाल होती है, तो बिजली 1 घंटे की 10 रुपए के हिसाब से इस्तेमाल होती है। तो ये खर्चा हम लेबर को थोड़ी पे कर रहे हैं, ये 10 रुपए किसको पे कर रहे हैं? ये अदर खर्चे हैं जो मटेरियल और लेबर के अलावा है। तो मटेरियल और लेबर के अलावा तीसरा खर्चा कौन सा पड़ा फैक्ट्री में? FOH। नहीं, मतलब एग्जांपल दिए इलेक्ट्रिसिटी की, सारे जितने भी खर्चे हैं पर आवर कितने यूज होते हैं? 10 रुपए। बस ये सीधा सीधा उन्होंने बताया। तो बच्चों लेबर ने कितने घंटे काम किया है? क्या ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,88,000 का मेरा FOH का खर्चा बन गया। आगे सुने, द नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एज स्क्रैप एट द रेट ऑफ 8 पर kg।
सीवीपी एनालिसिस में मैंने आपको नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस की बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, याद है? नॉर्मल लॉस अगर हो जाए तो प्रोडक्शन को कम यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं ताकि आंसर ज्यादा आ रहे, ऐसे ही ना? जैसे अभी हमने क्या 38.8 आंसर आया था, वो 38.8 कैसे आंसर आया था? 96,000 पे डिवाइड किया था। अगर 1,20,000 पे डिवाइड करते तो आंसर ज्यादा आना। अच्छा, हमने कम यूनिट्स पे डिवाइड किया ताकि आंसर ज्यादा आ जाए। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस को स्क्रैप के तौर पे कबाड़िए को बेच के कुछ पैसे मिल जाएं तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस नहीं होना चाहिए? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए। तो ये 8 रुपए पर केजी हमें पैसे मिले हैं। कितने केजी का नुकसान हुआ है? 5,000 केजी का। तो 8 ज़रब 5,000 करेंगे, क्या 40,000 रुपए के पैसे मिल रहे हैं? क्या ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से इसको माइनस करूंगा और फिर गुड यूनिट्स पे डिवाइड करूंगा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस। अल्फा कितने % बना, बीटा कितने % बना और जीटा कितने % बना, ये सेल प्राइस दी गई है। क्लियर? और डायग्राम बन जाएगी। अब आगे सुने। अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 30 पर यूनिट। अल्फा के ऊपर मजीद प्रोसेसिंग होती है बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। आगे जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में? एनआरवी क्या होती है? सेल्स प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट लेस सेलिंग एक्सपेंस इफ एनी। हुआ तो माइनस करेंगे, नहीं हुआ तो माइनस नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बच्चों क्या उसने टोटल मांगी है कि पर प्रोडक्ट मांगी है? टोटल मांगी है। आल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट पर केजी ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब नोट लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस इज जस्ट लाइक बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो नॉर्मल लॉस भी क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से माइनस करेंगे। मतलब डिडक्ट द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नो कॉस्ट इज एलोकेटेड टू। नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है। क्या ये सारी बातें समझ आ गई बच्चों? अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है जी हमारा कॉमन प्रोसेस। सोच समझ के जवाब देना। इस कॉमन प्रोसेस में कितने किलो मटेरियल गया? सोच लो। ये 25,000 केजी यूज हुआ। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की पूरे सवाल में कोई बात हुई है? कोई बात नहीं। अज्यूम क्या करेंगे? हाँ जी, 20% लिया इसका। वेरी गुड। आगे लिखा बी ऑफ किसका लेना चाहिए? सोचते हैं इसको। हाँ जी, कितना मटेरियल ऐड हुआ? 25,000। कितने यूनिट बने हैं? कितने यूनिट बने हैं? 3। सोच लो कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, जीटा। बच्चों 5,000 केजी तो जाया हो गया होगा, तो कितना बचा होगा? 20,000 बचा होगा। सोच लो। इनपुट ऐड हुआ 25,000 केजी, लेकिन जो निकला है वो कितना निकला है? 20,000 केजी। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? देखो उसने कहा है कि 20% जाया हो गया। किसका? जो मटेरियल कंज्यूम किया है। तो जाया कितना हो गया? 5,000। तो जब 25,000 इन हुआ तो आउट कितना हुआ होगा? 20,000 केजी आउट हुआ होगा। अब ये जो 75% लेना है बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। ये आउटपुट है कि इनपुट है? तो बच्चों ये 75% 20,000 का लेंगे कि 25,000 का? ये 20,000 का लेंगे। तो जरा बाकी का जाया हो गया। चलो अब हर एक को नॉर्मल लॉस। ये लिखा हुआ है NORMAL LOSS। तो मैं इसको क्या कहूं? वर्किंग प्रोसेस।
तो वो 5,000 कैसे बन गया? 25 में से 5 माइनस करेंगे, बाकी क्या बचेगा? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नीचे तो फिलहाल तो हम 20 और 25 पे लड़ रहे हैं फिलहाल। हाँ जी, तो किसका लेना है? OUT PUT। हो तो बाकी तो नीचे है, अभी तो नीचे की बातें, फ्यूचर की बातें होनी है। 25% ये नहीं, अभी हौसला तो करें। हाँ जी, 15,000 समझ आया? कैसे आया? और कैसे आया? कहना यार सर 20,000 का 75% लेंगे और 20,000 का अब क्या करेंगे? 15%, 3,000। फिर 20,000 का 10% लेना है, 2,000। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? ये भी अब अगला पॉइंट, ये क्या ये केजी है कि रुपीज हैं? ये केजी है। ऐसे ही है, ये डायग्राम समझ आ गई? इस प्रोसेस में कहीं पे मटेरियल भी लगना है और लेबर भी लगना है और ओवरहेड भी लगना है, वो भी देखते हैं फिलहाल। अच्छा बच्चों, बच्चों क्या वो कह रहा है कि अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड? क्या अल्फा पे मजीद मेहनत हो रही है? फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है इस पे, मतलब अल्फा सीधा सीधा मार्केट में सेल नहीं हो रहा, उसमें मजीद कुछ खर्चे आ रहे हैं। लेकिन बीटा और जीटा सीधे सीधे मार्केट में सेल हो रहे हैं। यहां तक की बात समझ आ गई? अच्छा जी बच्चों, अब हमने रिक्वायरमेंट नंबर ए पढ़िएगा। उसने कहा टोटल जॉइंट कॉस्ट के हर प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट मांगी है। सादा अल्फाज में इस डब्बे में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना आएगा, ये पूछ रहा है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा बच्चों, हमने यहाँ पे लिखना है टोटल जॉइंट कॉस्ट। बच्चों क्या मटेरियल मेरा यूज हुआ? 25,000 kg, 25 के हिसाब से 6,25,000, और लेबर, क्या सीधा सीधा लेबर का खर्चा उसने बताया है 4,32,000। ये तो सीधे सीधे लिख लेंगे ना। और ओवरहेड्स, क्या ओवरहेड्स बच्चों आपने खुद बताया था 2,88,000 है। बच्चों क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी? क्या आ जाएगी? 13,45,000। ऐसी है। अब इसमें से दो चीजें माइनस होनी है, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के कितने हैं? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 40,000। ये माइनस होगा, सोच लो। लेस 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 लेस। अब बाय प्रोडक्ट के बारे में पूरे सवाल में उसने बताया है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। क्या बताया है? नहीं, ये तो नोट है ना, रिक्वायरमेंट में थोड़ी बताया, ये तो नोट है। अब सुनिएगा, क्या किसी जमाने में, आप जरा गौर से देखिएगा बच्चों, ये ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि इसके 3 ट्रीटमेंट होते हैं। यहां पे एक नोट लिखवाया था, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन यूज थर्ड मेथड एज गिवन। अपना ही मेथड भूल गई आप, हैं? ठीक है जी। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज यूज थर्ड मेथड। कौन सा? कॉस्ट को क्या करेंगे? कम, और कैश में क्या होगा? इजाफा होगा। जॉइंट कॉस्ट को कम करेंगे, ऐसी है। तो बच्चों लेस करेंगे क्या? स्क्रैप वैल्यू या जो सेल प्रोसीड्स है, स्क्रैप वैल्यू अच्छा वर्ड नहीं है, सेल प्रोसीड्स ऑफ बाय प्रोडक्ट
बच्चों बाय प्रोडक्ट है 2000 kg, क्या सेल प्राइस उसने बताई? क्या देखो कहीं पे क्या ये 52.5 सेल प्राइस बताइए उसने? तो 52.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 105,000। तो बच्चों यहाँ पे 105,000 भी माइनस हो जाएगा। क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? आंसर बताइएगा। 12 लाख एग्जैक्ट। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्या बच्चों उसने यही मांगा था हमसे? पढ़ लो। कंप्यूट टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो तो हमने निकाल लिया, हमारी ये रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई। अब रिक्वायरमेंट नंबर बी, आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट पर केजी। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? क्या सबसे पहला फार्मूला जो हमने क्यूएम में भी पढ़ा था, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया? तो अब जरा देखते हैं, बच्चों प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। जीटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है। क्या सेल प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है? अल्फा की 95 है और बीटा की 175 है। ऐसे ही बच्चों अगला पॉइंट ये है कि क्या हमें पता है यूनिट सोल्ड कितने हैं? सोच समझ के जवाब देना। बच्चों सवाल में कोई ओपनिंग स्टॉक कोई क्लोजिंग स्टॉक की डिस्कशन हुई है? तो क्या हम ये अज्यूम करेंगे जितने प्रोड्यूस हुए उतने सेल भी हो गए? तो बच्चों प्रोड्यूस कितने हुए थे? प्रोडक्ट ए के कितने प्रोड्यूस हुए थे? 15,000। बीटा के, तो ये दो ही तो बात हो रही है यहाँ पे। 15,000 यूनिट ये सेल हुए और 3,000 यूनिट ये सेल हुए, बाकी 2,000 किधर गए? क्या वो 2,000 ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं? नहीं, 2,000 नहीं, ये 2,000 ज़रब 52.5, ये 2,000 यहाँ पे आ गया। ऐसी अच्छा जी, क्या रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? एक मिनट है, रेवेन्यू कैलकुलेट करने से पहले क्या सेलिंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं बच्चों? क्या अल्फा के एक यूनिट को बनाने का खर्चा 30 रुपए है? पढ़ लो। अल्फा इज फर्दर प्रोसेस्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 30 और बीटा की कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट उसने नहीं बताई, तो अज्यूम करेंगे 0। क्या एनआरवी पर यूनिट हम निकाल सकते हैं? एनआरवी पर यूनिट क्या रहेगी? 65 और ये 175 ही रहेगी। सोच लो, नहीं समझ रही बात बच्चों? एनआरवी पर यूनिट है, क्या टोटल एनआरवी निकाल सकते हैं? कैसे? 15,000 यूनिट बेचे हैं, पर यूनिट एनआरवी है 65। हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 975,000, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 525,000। ठीक हो गया जी? टोटल एनआरवी निकालिएगा जरा, 15 लाख। ऐसी है। अब अगला पॉइंट, क्या हम ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर सकते हैं? टोटल ज्वाइंट क्या कॉस्ट क्या है बच्चों? 12 लाख। तो मुझे बता सकते हो अल्फा की ज्वाइंट कॉस्ट क्या आएगी?
हम ये क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्या सवाल में उसने बताया है कि जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी? तो ये समझ आइए कि एनआरवी क्यों निकाली है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। तो ये आंसर कैसे आएगा? क्या 9,75,000 को डिवाइड करेंगे 15 लाख पे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख पे? आंसर क्या आ जाएगा? 780,000। और दूसरा क्या आ जाएगा? 420,000। क्या ये वर्किंग सबको समझ आ गई? ये क्यों की हमने वर्किंग? पता नहीं क्यों की। सर आप कर रहे हैं तो बस हम कर रहे हैं। हाँ जी, क्यों की ये वर्किंग? प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। बच्चों प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कौन सी? जॉइंट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। लेकिन टोटल कॉस्ट तभी आएगी ना जब जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगी। ठीक हो गया जी? अब जरा दोबारा सुनिए, 65 कैसे आया? ना कर यार, एनआरवी का फार्मूला भूल गया। 95 में से 30 सेल प्राइस क्या है? हाँ जी, सेल प्राइस क्या है? 95। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? 30। तो एनआरवी का फार्मूला क्या है? जमा करेंगे। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। देखो ना, क्या उसको प्रोसेस किए बगैर हम बेच सकते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सेलिंग एक्सपेंस? क्यों बोला? जब तक इसको सेलिंग कंडीशन में नहीं लेके आएंगे वो सेल नहीं होगा। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बेसिकली सेलिंग एक्सपेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट के, हाँ ये वही है। नहीं वही है, एनआरवी में भी वही होता है। अच्छा, एनआरवी की क्या होती है? हाँ, तो वो कहाँ आता है? कैरेज ओवर कहाँ आता है? तो ये कहाँ आता है? हाँ जी। लेकिन जब इसको करेंगे कभी इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? नहीं, हमने तो ऊपर रेवेन्यू लेना होता है ना। जरा सोचें जरा, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर टोटल रेवेन्यू आता है कि नेट रेवेन्यू आता है? एनआरवी की बेसिस पे तो नहीं आता, टोटल रेवेन्यू आता है ना। मतलब जब हमने रेवेन्यू निकालना है तो 95 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 से? सोचे, रेवेन्यू का फार्मूला सोचे जरा। बच्चों प्रोडक्ट क्या है? अल्फा। और दूसरा क्या है? बीटा। सेल प्राइस क्या है? 95। यूनिट्स सोल्ड कितने हैं? 15,000। और आगे 3,000। अच्छा जी, है अभी हौसला तो करें, ब्रेक पे पाऊं तो रखें। हाँ जी, रेवेन्यू निकाला जा सकता है। हाँ जी, रेवेन्यू निकाल लें। 1425,000। दूसरा रेवेन्यू निकालें 525,000। रेवेन्यू आ गया। अब हमने क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे निकलता होता है? रेवेन्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट के टोटल कॉस्ट। तो पहले तो जॉइंट कॉस्ट आएगी। क्या जॉइंट कॉस्ट वर्किंग नंबर 1 से हम निकाल चुके हैं? 7,80,000 और 4,20,000। क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट में आएगी? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 30 रुपए। लेकिन ये तो 30 रुपए पर यूनिट है। इस 30 रुपए को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। लेकिन बीटा की तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही कोई नहीं। 45,000 आएगी कि 4.5 लाख? सही लिखा है। टोटल कॉस्ट क्या आएगी? जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों को जमा करेंगे 1230। और बीटा की
बीटा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं। क्लियर है? हाँ जी। अब बताइएगा बच्चों कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो 14,25,000 में से 12,30,000 माइनस करें, 195,000, और 5,25,000 में से 4,20 माइनस करें, 105,000। क्या उसने प्रॉफिट पर केजी मांगा है? 1,95,000 को 15,000 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 13 रुपए पर केजी। और 1,05,000 को 5,25 पे डिवाइड करेंगे, 35 के 33, 3,000। हाँ जी। क्या बच्चों उसने यही मांगा था, प्रॉफिट पर केजी? बच्चों ये 2 वर्किंग क्यों की है मैंने, ये बता सकता कोई? वेरी गुड क्वेश्चन। डबल इफेक्ट आया? डबल इफेक्ट तो नहीं आया। हाँ जी, एनआरवी मैंने क्यों निकाली, मुझे क्यों निकाला? अब जरा दोबारा पढ़े। ज्वाइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब अगर मैंने इस ज्वाइंट कॉस्ट के टोटे टोटे करने हैं तो मुझे क्या चाहिए? एनआरवी चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं था एनआरवी निकालने का, यकीन माने, ठीक है। लेकिन मसला ये था कि सवाल में क्या कहा था, क्या सवाल में एग्जामिनर अपने मुंह से खुद कह रहा है कि एनआरवी निकालो? कॉस्ट क्या हो? हाँ, जब उसने कह दिया एनआरवी मींस एनआरवी। चलो, अब एग्जामिनर कह रहा है 10 नंबर लेने हैं तो गलत काम करना होगा। कैसे? ओहो, तो वो तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है ना। IS2 में क्या करते हैं? ओहो, सुन ले वो। अब इस सवाल में इन्वेंट्री है। एक मिनट, IS2 का मकसद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, ऐसी है। इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, IS2 फौत हो गया। हाँ जी, मर्जी कर रहे हो। अच्छा, मतलब जो चीज समझ नहीं आ रही, जो मेरे पल्ले नहीं ना पड़ रहा, वो बस हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। हाँ, IS2 पढ़ा था हमने। IS2 का नाम क्या है? इन्वेंट्री। इस सवाल में इन्वेंट्री है ही नहीं, तो IS2 किधर लगेगा, मुझे बता दें। पढ़ाई नहीं। असल सवाल तो ये है कि सर IS2 होता क्या है ना? IS2 होता क्या है? ये 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है? अगला सवाल तो ये है। 1 बोरिंग कॉस्ट है, IS1 बोरिंग कॉस्ट है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा, चलो। हाँ जी, और कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, शाबाश शाबाश, बताएं कि इसमें क्या कंफ्यूजन है। हाँ जी, देखो बच्चों, प्रॉफिट निकालने के लिए सोचो 1 मिनट के लिए। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए कि सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट चाहिए? टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसे ही है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट के लिए क्या मुझे ज्वाइंट कॉस्ट के 2 हिस्से करने पड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि उसने प्रॉफिट हर प्रोडक्ट का अलग-अलग मांगा है। जब हर प्रोडक्ट का अलग-अलग प्रॉफिट मांगा है तो वो तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक हर प्रोडक्ट की अलग-अलग कॉस्ट ना हो, ऐसी है। अब हमारा मसला ये था कि ये 12 लाख रुपया जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है, क्या ये अलग-अलग कॉस्ट है या दोनों प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है? ये टोटल कॉस्ट है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 लाख के हिस्से करने पड़ेंगे कि अल्फा की कॉस्ट कितनी बनती है और बीटा की कॉस्ट कितनी बनती है। बात समझ आ गई? तो अल्फा और बीटा की कॉस्ट अलग-अलग करने के लिए एग्जामिनर ने हमें गाइड किया है कि कौन सा मेथड फॉलो होना है। वो कहता कि फिजिकल आउटपुट की बेस पे कैलकुलेशन करो, तो बच्चों मैं यूनिट सोल्ड की बेस पे
या ये यूनिट प्रोड्यूस की बेस पे कैलकुलेशन कर सकता था। इस सवाल में यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड एक ही वैल्यू, ऐसे ही मैं 15,000 और 3,000 को जमा करता, 18,000 आता, 15/18 करता, 3/18 करता। स्टोरी समझ आ रही है? लेकिन उसने सवाल में क्या कहा, उसने कहा कि भाईजान फिजिकल आउटपुट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एनआरवी। तो एनआरवी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एनआरवी। 65 को कैलकुलेट किया, अब 65 को 15,000 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, टोटल एनआरवी निकाल। वो क्यों निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है इसका, क्या, ज्वाइंट कॉस्ट को स्प्लिट करना। जब ज्वाइंट कॉस्ट को स्प्लिट कर लिया फिर क्या करना है, असल सवाल की तरफ आना है। असल सवाल ये था कि प्रॉफिट पर केजी कैलकुलेट करो। तो असल सवाल की तरफ आएंगे तो हमें एनआरवी चाहिए। अब हमें एनआरवी नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए। तो हम कस्टमर को 95 रुपए का यूनिट बेच रहे हैं, 15,000 यूनिट बेचे हैं, तो रेवेन्यू हमारी जेब में कैश कितना आया होगा, 14,25,000 आया होगा। अब यहाँ पे एनआरवी की बातें नहीं होनी। और दूसरी तरफ टोटल कॉस्ट चाहिए, ये हमने निकाली ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट टोटल कॉस्ट नहीं होती, अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बीच में हो तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट में शामिल होगी, तो मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12,30,000। सादा अल्फाज में मैं कह सकता हूँ 14,25,000 कमाने के लिए मुझे 12,30,000 लगाना पड़ा। तो मेरा इस अल्फा से टोटल प्रॉफिट कितना आया, 195। ये तो 195 टोटल है। कितने केजी बेचे, 15,000 केजी बेचे, तो पर केजी मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, 13 रुपए पर केजी। ठीक है, अब समझ आ गई बात, ये हो क्या रहा है। तो बच्चों ये सवाल आज आपने घर जाके करना है और क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। पहली दफा मैं आपको एक नया सवाल होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, वो मैं वही देता हूं जो मैं करता हूं खुद हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, खैर खैर ठीक है जी बच्चों, ये सवाल आपने करने हैं। रिजल्ट किस्मत पे आएगा, रिजल्ट तो आ चुका है कब का, रिजल्ट तो जिस दिन पेपर से निकले थे उसी दिन आ चुका। जरा सोचो, उसी दिन आ गया था। पेपर के से जब बाहर निकले तो पता नहीं था पास है कि फेल है, पेपर से निकल नहीं पता होता है। मुझे लगा था पास। हाँ तो फिर तुम्हें गलत लगा था ना। हाँ जी, रिजल्ट कल तक अनाउंस हो जाएगा, मतलब कल अनाउंस हो जाएगा कि कब आ रहा है। आज का तरीका 5 6 है। हाँ कल आई क्या बता देगा कि रिजल्ट 9 को आना है कि क्या आना है। अगर तो कल मैसेज आ गया या आई क्या अपने फेसबुक पे, ओए तेरी मेहरबानी है अपलोड ना करी, आगे मेरे खिलाफ बड़े केस ने आई क्या में। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा। टेस्ट हो इंशाल्लाह मंडे को नहीं, ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे को। ठीक हो गया। हाँ जी कोई सवाल है तो बताएं जरा मुझे। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई सवाल है, माइक आप ऑन कर सकते हैं। चलो ठीक है मैं कर तो सेंड करता हूँ। थैंक यू जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।